नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए प्रियंका चोपड़ा और रोहिंग्याओं का। इस देश में जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं, जिनको आप हीरो हीरोइन कहते हैं, जिसका मैं 13 साल से विरोध करता आया हूं कि पर्दे के ऊपर पैसे लेकर डायलॉग मारने वाले लोग अब जमीन पर भी पैसे लेकर नाटक करते हैं और तथाकथित ब्रांड एम्बेसिडर या शांति दूत बनकर इस देश के श्रद्धा, आस्था और एकता के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। कभी गौ रक्षकों के खिलाफ बोलने वाली प्रियंका चोपड़ा अब यूनिसेफ की शांति दूत बनकर बांग्लादेश जा रही है। वहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध रचने वाले, हाहाकार मचाने वाले और अपने देश म्यांमार में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले रोहिंग्याओं को याचना करती है, दुनिया को आह्वान करती है कि इनके लिए कुछ करिए। लेकिन यही प्रियंका चोपड़ा हिंदुओं के लिए कभी नहीं, ये कश्मीरी पंडितों के पास कभी नहीं गई, कश्मीरी पंडितों के बच्चों के पास कभी नहीं गई। दुनिया भर के जगह पर जाकर इस्लामी लिबास में ये रोहिंग्याओं का जो महिमा मंडन किया जा रहा है, यह हिंदुस्तान को आंख खोलने का समय है। और इसलिए अगले 1 घंटे तक बिंदास बोल में बेखौफ होकर बोलिए। पहले मुद्दा देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा म्यांमार से भगाए रोहिंग्याओं के कैंपों का दौरा कर रही हैं। ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, बौद्धों को मारा, लेकिन बौद्धों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा लिया। म्यांमार को बचाने के लिए बौद्ध एकजुट हो गए। बौद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि रोहिंग्या आतंकी म्यांमार में हिंदुओं और बौद्धों का कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन प्रियंका चोपड़ा हिंदू और बौद्धों के बच्चों के लिए खड़ी नहीं हुई। प्रियंका चोपड़ा को सिर्फ रोहिंग्याओं के बच्चों का दर्द सुनाई दिया। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ रोहिंग्याओं के बच्चों पर ज्यादती की बात कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ रोहिंग्याओं के कैंपों में गईं। स्कूल जाना, स्कूल जाएंगे, है ना। प्रियंका को उन हिंदुओं के बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता जिनके माँ बाप को रोहिंग्याओं ने कत्ल कर दिया। आज उन हिंदुओं के बच्चे दर दर भटकने को मजबूर हैं, जिनके अपनों को रोहिंग्याओं ने कत्ल कर दिया। क्या प्रियंका चोपड़ा को उन कश्मीरी पंडितों के बच्चे याद हैं जिनका कत्लेआम मुस्लिम कश्मीरी आतंकियों ने कर दिया था? ऐसे में लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रियंका चोपड़ा सिर्फ विशेष धार्मिक लोगों के लिए काम कर रही हैं? क्या प्रियंका चोपड़ा को यूनेस्को ने सिर्फ विस्थापित मुसलमानों के बच्चों के बीच जाने का आदेश दिया है? क्या प्रियंका किसी ऐसे संगठन के लिए काम कर रही हैं जो सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए काम कर रहा हो? क्योंकि यूनेस्को तो सभी विस्थापितों के लिए काम करता है, सिर्फ एक समुदाय और धर्म के लिए नहीं। हो सकता है प्रियंका का मकसद कोई विशेष धर्म हो। रोहिंग्या समस्या हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक है, खुद मुसलमान होते हुए भी तस्लीमा नसरीन कहती है, जो कि नागरिक है बांग्लादेश की लेकिन आश्रय में हिंदुस्तान की। वो कहते हैं कि रोहिंग्याओं को कोई दया नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने जिस देश में आश्रय लिया उस हिंदुस्तान में 60,000 बच्चे पैदा किए और अब हिंदुस्तान अपने खून पसीने के कमाई के साथ उनको पोसेगा, उनको खिलाएगा। हम अपने बच्चों की कमाई छोड़ के, उनके मुंह से निवाला छोड़ के इन्हें घुस बैठिए बच्चों को पाल रहे हैं। माना कि बच्चों को पालना दया है, लेकिन ये दया अगर आपकी दशा बिगाड़ने में षड्यंत्र पूर्वक खराब की जाती हो तो जागने की जरूरत है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े। हम आज के इस बिंदास बोल में हिंदुस्तान को बोलने के लिए आह्वान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बोले। ये लाइव टेलीकास्ट हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी चल रहा है, वहां पर भी कमेंट करें। हम आपकी तमाम अभिव्यक्तियों को जगा देंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदुओं का कत्लेआम किया रोहिंग्याओं ने। देखिए, तारीख 25 अगस्त 2017। इलाका म्यांमार का रखाइन प्रांत। ये तारीख और जगह कोई कैसे भूल सकता है?
कैसे भूल सकता है बेकसगाह बना दी गई। नरसंहार ऐसा कि लोगों की रूह कांप उठी। रोहिंग्याओं ने हिंदू महिलाओं, बच्चों, मासूमों, बुजुर्गों किसी को नहीं छोड़ा। पहले तो उनकी जघन्य हत्या की और उसके बाद 3 कब्रगाह बनाकर उन्हें दफना भी दिया गया। सुदर्शन न्यूज ने तो तभी बता दिया था कि रोहिंग्याओं ने एक साथ इतने हिंदुओं को मौत की घाट उतारा है, लेकिन बावजूद इसके इस पर जांच बिठाई गई और अब तक जांच चलती रही। और अब जाके साल 2018 में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल सुदर्शन न्यूज के दावे को ही सही ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या उग्रवादियों ने 25 अगस्त 2017 को राखाइन राज्य के उत्तरी हिस्से में करीब 99 हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया। ये वही दिन है जिस दिन उग्रवादियों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए और बाद में पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। पीड़ितों का बयान के आधार पर दावा किया गया है कि ये हमला अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने किया है। ARSA अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को हरकत अल यकीन और फेथ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अल जजीरा के मुताबिक ये संगठन अक्टूबर 2016 में सबसे पहले चर्चा में आया था। तब ARSA ने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे, जिसमें 9 पुलिस अफसर भी मारे गए। साफ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट ने उन लोगों को भी आईना दिखा दिया है जो रोहिंग्या आतंकियों के पैरोकार आज भी बने हुए हैं। खास बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आज करीब 1 साल बाद आई है, लेकिन सुदर्शन न्यूज करीब अपने 20 से ज्यादा रिपोर्ट में यही दिखाया है और देश को बताने की कोशिश की है कि रोहिंग्या या खौफनाक आतंकी हैं, जिनको जितनी जल्दी हो सके देश से खदेड़ दिया जाए। बावजूद इसके रोहिंग्या हमारे देश में फल फूल रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज के साथ साथ समूचा देश सवाल पूछता है, रोहिंग्या आतंकियों की करतूत बेनकाब होने के बाद रोहिंग्याओं के लिए हाय तौबा करने वाले हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप क्यों? हिंदुओं की हत्याओं के खुलासे के बाद क्या हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं को बसाया जाएगा? हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं के पैरोकार क्या अभी भी इनका समर्थन करेंगे? रोहिंग्याओं के आतंकी कनेक्शन के खुलासे पर भी इन पर रहम क्यों है? ऐसे न जाने कितने सवाल जो देश की जनता के मन में कौंध रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में फिलहाल कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। बावजूद इसके सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि आतंकी रोहिंग्याओं पर सरकार फौरन और हर हाल में कार्रवाई करे और उन्हें देश से जल्द खदेड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कई कॉलर हमारे साथ है और साथ में मैं आपको बता दूं कि इन्हीं रोहिंग्याओं के समर्थक और प्रियंका के फैन हमारे साथ है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, क्या कहेंगे? नहीं, जहां तक प्रियंका चोपड़ा की बात है, अगर वो गई थी तो इसमें गलत बात क्या है? जाने में कोई गलत बात नहीं है? लेकिन एक ही जगह जाने में गलत बात है। अब जाते हो हिंदुस्तान के कातिलों के जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चों के पास नहीं जाते। वो उनका मसला है। यूनिसेफ की वो ब्रांड एम्बेसडर है, उस बुनियाद पे जहाँ भेजा होगा वो गई थी। क्योंकि यूनिसेफ पैसे देती है, ब्रांड एम्बेसडर फुकट में नहीं है। हाँ, वो जो भी हो, लेकिन है ना, पैसे लेके रोहिंग्याओं के लिए झूठे आंसू बहाएंगे, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन एक तरफा बहाओगे तो आपत्ति भी है और रहेगी। सुदेश जी, आपने कहा इस्लामी लिबास, वो इस्लामी लिबास कहाँ पहनी हुई थी? अरे हमें लिबास से भी मतलब नहीं। आपने कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री को जब मिलती है तो शालीनता भूल जाते हैं। कौन से देश में क्या कपड़े पहनने हैं, ये होशियारी अगर है तो जरा देश के प्रधानमंत्री को मिलते समय भी होनी चाहिए। रोहिंग्या बच्चों के बीच जाते हुए ये लिबास पहन के गई, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति है आप मुसलमानों के बीच जाते हुए एक अप्रोच रखते हो और दूसरी तरफ अपने आप को हिंदू कहलाते हो। इस पे नहीं, वो गई है, अच्छा किया है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है। सबों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मजलूम लोग हैं बेचारे रोहिंग्या। तो क्या कश्मीरी पंडितों में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गई, पूछना गलत कैसे हो सकता है? नहीं, उनका अपना पर्सनल मैटर है, गई नहीं गई। मतलब जब मुसलमानों में जाए तो ये यूनिसेफ का मैटर है, और जब कश्मीरी पंडितों में ना जाए तो व्यक्तिगत मैटर है। नहीं, जाना चाहिए। हो सकता है उनको वक्त नहीं मिला हो। बिल्कुल, इनको जॉर्डन में जाने का वक्त है, इनको अफ्रीका में जाने का वक्त है, लेकिन इनको दिल्ली में जो कश्मीरी पंडितों के शिविर है वहां जाने का वक्त नहीं। ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ टांग ऊपर करके एक हिंदुस्तानी महिला दूसरे देश में मिलती है ऐसे कपड़ों में, और बच्चों के बीच जाते हुए आप एक लिबास पहन के जाते हैं।
ये विरोधाभास है, ये शालीनता नहीं समझती है, ये तस्वीर मेरी प्रतिक्रिया नहीं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवालों के साथ भेजी गई है। खैर, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। असली मुद्दे पर आते हैं। कैसे बौद्धों का भी कत्लेआम किया इन लोगों ने, और उनको शांति दूत कह रही है हमारी प्रियंका। देखिए प्रियंका का प्यार कैसे गलत जगह आया है, और जिस पर ये प्रेम करे उन प्रियंका के तमाम हजारों रोहिंग्या मुसलमान कत्ल किया है। देखिए, रोहिंग्या कातिलों ने बौद्धों के घरों को आग लगा दी। बौद्धों के घर धू धू करके जलने लगे। बच्चे और बूढ़े जलते घरों में जिंदा दफन हो गए। लोगों की चीखें आसमान को चीरती हुई निकल गईं। बौद्ध भिक्षु महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी गई। बलात्कार के बाद युवा बौद्ध भिक्षु महिलाओं को मार दिया गया। बौद्धों के मठों और मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। दिल दहलाने वाली तस्वीरों में बौद्धों का दर्द किसी को नहीं दिखाई दे रहा। बौद्धों का कैसे कत्लेआम हुआ कोई नहीं दिखा रहा। कैसे बौद्धों को उन्हीं के घर में बेघर कर दिया किसी ने नहीं बताया। बौद्धों की बहन बेटियों की लुटती इज्जत के दर्द को कोई क्यों नहीं दिखा रहा। क्या बौद्धों के मानवाधिकार मर गए हैं? क्या बौद्धों के लिए किसी में सहानुभूति नहीं है? क्या बौद्धों को अपने देश में रहने का हक नहीं है? क्या बौद्धों को अपने लोगों की हिफाजत करने का अधिकार नहीं है? बौद्धों की हिफाजत करने वालों को आतंकी बताया जा रहा है। म्यांमार की पुलिस और सेना के जवानों का कत्लेआम सबको जायज लगता है। बौद्धों ने सिर्फ अपनी सुरक्षा में हथियार उठाए, कभी बौद्धों ने हमला नहीं किया। लेकिन सबसे शांत समुदाय को भी इस्लामिक आतंकियों ने शांति से नहीं रहने दिया। ये इस्लामिक आतंकी जहाँ भी जाते हैं वहीं अशांति फैलाते हैं। ऐसे में दुनिया इनसे खौफ खाई हुई है। बॉलीवुड के लोगों को सर पे बिठाने का क्या नुकसान होता है, क्योंकि बाजार में बिकने वाली चीजें कौन खरीद ले और कौन किसके लिए डांस करे, कौन किसके शादी में नाचे और कौन किसके लिए झूठे आंसू बहाए, कहा नहीं जा सकता। और इसलिए नकली माल के चक्कर में मत फंसिए। असली जमीन पर काम करने वाला क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान बसा रहा है और गद्दार प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में पाकिस्तान का समर्थन करती है, करोड़ों रुपए लेती है। इसलिए हिंदू हत्यारे रोहिंग्याओं के पास गई है तथा रोहिंग्या के पास बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में गई है और उसी के पास पश्चिम बंगाल में कालियाचक में और उड़ीसा में हिंदू मारे जा रहे हैं और सेना के जवान मारे जा रहे हैं, उनके घर नहीं गई। और तथा पाकिस्तान और गद्दार प्रियंका चोपड़ा के फिल्मों के करोड़ों रुपए की हड्डी ले वाले 99% मीडिया की लेकर इस पर चुप है। और तथा अगर प्रियंका चोपड़ा मुसलमानों की असली हमदर्द है, नकली हमदर्द है, क्योंकि ओवैसी जो हैदराबाद में अरब के शेखों को नाबालिग मुस्लिम लड़कियों से निकाह कराता है, उस पर ये चुप रहती है और 99 चुप रही। चलिए, धन्यवाद। अरब के हमारे साथ यहाँ पर ट्विटर पर लाइव में कमेंट कर रहे अनिल कुमार शर्मा, कह रहे कि शी इज फ्रॉम बॉलीवुड सुरेश भाई एंड बॉलीवुड हैट्स हिंदूज, दे आर जस्ट लाइक टू बार डांसर्स फॉर मनी एंड द फेम। ये बार बालाओं को नचाने वाला बॉलीवुड कैसे कैसे लोगों को हिंदुस्तान के सामने ला रहा है, पता चल रहा है। हमारे साथ प्रेम कुमार है, बॉलीवुड एक्टर। क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ बोलिए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने सभी देशवासियों को नमस्कार कहेंगे। हाँ, और पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? हम चाहते हैं कि बॉलीवुड के सारे लोग प्रियंका चोपड़ा के साथ है या कुछ लोगों में अभी भी ईमानदारी बची है, क्या कहना है उनका? देखिए रमेश जी, सुरेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्रियंका चोपड़ा ने जो अभी उनकी जो हरकतें अभी आई हैं सामने लोगों के, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और अगर इनको इतना ही अपना वो दिखाना था कि चलो मैं इनके साथ हूँ या इनकी बहुत बड़ी हमदर्द हूँ, तो यही सेम इनको चाहिए कि ये हिंदुओं के लिए भी दिखाएं। जैसे कि अभी
कुछ दिन पहले एक आतिफा का क्या नाम था, वो लड़की का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, और पता चला कि उनके ही मामा भांजे ने किसी ने कुछ किया था उनके साथ में, राइट? बिल्कुल। हेलो। हाँ। उसके बाद अभी दिल्ली में एक कांड हुआ। जब वो कांड हुआ था तो उसमें कई सारी हीरोइनें, कई सारी एक्ट्रेस, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप शायद जानते भी होंगे। उसके बाद से ये जो लेडीज और जेंट्स का मैटर चल रहा है, हिंदुत्व के लिए लोग तो कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जहाँ पे बिल्कुल, बॉलीवुड में काम करने वाले सारे लोग प्रियंका के साथ ऐसा नहीं है। प्रियंका के इस झूठे प्रेम में सारा बॉलीवुड ने आएगा, लेकिन बॉलीवुड पे पैसे का प्रभाव है, खाड़ी देशों से आने वाले पैसे का प्रभाव है, दाऊद इब्राहिम के मोटे पैसे का प्रभाव है बॉलीवुड में, और इसलिए बॉलीवुड के लोगों को तलवे चाटने के लिए ऐसे शेखों के कदमों में झुकना पड़ता है। उनके पैसों से चलने वाली संस्थाओं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, और उनके रिमोट के ऊपर चालू या बंद होना पड़ता है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। घर में नहीं है गाने और अम्मा चलिए बुलाने। अपने हाँ। देश के गरीबों के लिए इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। वो हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की हमदर्द बन रही हैं। अगर इन्हें हमदर्दी दिखानी है तो उन परिवारों से मिले ना जिन्होंने रोहिंग्याओं को जिन्होंने मारा है। सलमान और अंडरवर्ल्ड की चमचागिरियां उसके दबाव में या पैसों के लालच में ये जितने फिल्म स्टार राष्ट्रभक्ति देशभक्ति भूल रहे हैं ना, और रोहिंग्याओं को देश में बसाने की साजिश भी चल रही है ताकि मोदी को हटाया जा सके और देश को इस्लामिक देश बनाया जा सके। बिल्कुल, इस देश में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पहले से तो है ही, अब उतने विदेशी मुसलमान लाकर भी यहाँ पर संख्या बढ़ाएंगे तो इस देश को इस्लामिक देश बनाने में और आसानी होगी। और देखिए कितने कम दिनों में 60,000 बच्चे पैदा कर लिए। मैम अब्दुल गनी के पास चलते। अब्दुल गनी, इस देश में मुझे लगता है जो विदेशी घुस बैठे हैं उनकी नसबंदी करके रखनी चाहिए। अरे चौहान के साहब, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मेहमान आ जाएं, कल चले जाएंगे। एक गया वापस आज तक। बांग्लादेशी घुसपैठी आए थे, सुप्रीम कोर्ट में कहा था सरकार ने 10 साल पहले कि वापस जाएंगे। ये खुद 7.5 करोड़ हो गए हैं। कांग्रेस हुकूमत इंदिरा जी की देन है कि बांग्लादेश को तोड़ दिया, पाकिस्तान से अलग किया, वहाँ का सरहद खोल दिया। हिंदुस्तान का एक मोटा हिस्सा बांग्लादेश को दे रहे हैं, हमारे कमाई का पैसा दे रहे हैं। अरे वो आए, उनको जरूरत दिया जा रहा है। हिंदुस्तान तो देने में आगे है पूरी दुनिया में। क्या क्या देंगे? पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब हिंदुस्तान दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये अखंड हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं कुछ होने वाला है। इससे कुछ नहीं होने वाला है कभी। सुरेश जी, क्या रोहिंग्याओं को यहाँ बच्चे पैदा करने की अनुमति होनी चाहिए? जब आए हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे भी पैदा होंगे। जब जाएंगे तो बच्चों को साथ लेते हुए चले जाएंगे। अब तक एक नहीं गया। हाँ, जब जाएंगे तो लेते जाएंगे। कब जाएंगे? आप कोर्ट में अर्जी दाखिल कीजिए या पीएम से कहिए कि भाई इनको मेहमान हो गए, इनके यहाँ सुलह का हो गया। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है जी? इस देश के नागरिक नहीं हो? है, हम क्यों नहीं है? तो आपको नहीं लगता कि विदेशी इस देश में नहीं रहने चाहिए? नहीं नहीं, वक्ती तौर पे है ये लोग, बस चले जाएंगे। आज तक कौन वापस गया? नहीं, जाएंगे जाएंगे जरूर। कब जाएंगे? जाएंगे जब वक्त आएगा। अच्छा, चले जाएंगे। कौन सा वक्त, कितना वक्त देना चाहिए इन्हें? जब तक अब उनके मुल्क में अमन नहीं पैदा हो जाता है। कितने साल? 1 साल के अंदर चले जाएंगे, 6 महीना, उससे ज्यादा। चलो, अब 1 साल कह रहे हैं, मैं कहता हूं अब 6 महीने कह रहे हैं, मैं कहता हूं 1 साल बाद रोहिंग्या नहीं गए तो अब्दुल गनी उनको यहाँ से भगाएगा? नहीं, हम कौन होते भगाने वाले? प्रशासन है, क्या वो हुकूमत है, ये लोग करेंगे। हम तो सिर्फ डिमांड करेंगे कि भाई इन्हें हटाया जाए। केवल फायदे की चीज है तो ये लोकतंत्र है, सरकार है, व्यवस्था है, और जब हजारों रोहिंग्या का कत्ल हुआ, रोहिंग्या के लिए आजाद मैदान पे जाके शहीद स्मारक को लात मारने वाले भी गद्दार इस देश में है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर ये हेलो, चैनल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एक कर्नाटक का इलेक्शन में अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बन पाया, उसमें उसका खुशी यहाँ पे पूरे, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, चंद्रपुर से यहाँ मनाया जाता है। मुस्लिमों से बात करेंगे, उन लोग बोलते हैं कितना अच्छा हुआ। अभी कैराना में जो उन्होंने अभी समर्थन सारे मुस्लिम एक हो गए हैं, इसमें सर कैराना की न्यूज को आपको कैराना में जाके बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, कैराना बीजेपी हार सकती है। पूरा 6 लाख मुसलमान इकट्ठे वोट देगा, सारे इकट्ठे हो गए हैं। चलिए आशा करते हैं कि कम से कम बीजेपी की आंखें तो खुल जाए कि इस देश में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या इस देश के लोकतंत्र के लिए धोखा है। या अधिकृत लाइन पर पार्टी आ जाए तो शायद पार्टी और देश दोनों बच जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए सर नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए। सर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनम्रता करना चाहता हूँ कि आपके पास जो देश के जो असल मुद्दे हैं उनके लिए कभी वक्त नहीं होता है। चलिए धन्यवाद। असल मुद्दों के लिए आपके परम प्रिय चैनलों को देखिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते। देश का असल मुद्दा सड़क बिजली पानी नहीं है। देश का असल मुद्दा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा कि ये नहीं है, यही मुद्दा है। एक वक्त खाना कम खाएंगे, एक ही ड्रेस में चाहे तो एक जीवन निकाल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करके किसी और को कब्जाने नहीं देंगे। यही असली मुद्दा है। मेरे लिए और कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए मुद्दा है बॉलीवुड की नाचने वाली बारबालाओं से लेके तमाम मसालेदार खबरें देखने के लिए। क्या चाहते हैं हम वो खबरें दिखाएं? बिल्कुल नहीं। सुदर्शन का जन्म ही हुआ है केवल चैनल नहीं, देश नंबर बनाना इसलिए। और ये देश नंबर 1 तभी बनेगा जब इस देश में असली हिंदू, इस देश का मूल नागरिक बहुसंख्यक बना रहेगा। इसलिए और कोई मुद्दा नहीं मेरे लिए। जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहने की स्थिति निर्माण नहीं होती, और कोई मुद्दा नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। भारत माता से संतोष शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अभी मैं आपके न्यूज के माध्यम से देख रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा के है देश की। अभी मैंने देखा है जैसे एक जॉर्डन गई है, बांग्लादेश गई है, साउथ अफ्रीका वगैरह गई है। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इसके विरुद्ध जांच बैठाई जाए। इसके इस्लामी आतंकवादियों से संबंध पाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको केवल मुसलमानों की, रोहिंग्या की चिंता है। कश्मीरी पंडितों की बिल्कुल चिंता नहीं है। हिंदुओं का यहाँ नरसिंह की इसको बिल्कुल चिंता नहीं है। ये हिंदुओं के दामाद बन के साले हिंदुओं की खा रहे हैं। इनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और मैं हिंदू समुदाय से निवेदन करता हूँ कि इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनकी फिल्मों का ये दामाद बना के जो बैठे हुए हैं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक होकर हिंदुस्तान बचाना होगा। अकेला मोदी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम सब हिंदू एक होकर मोदी जी के साथ नहीं आएंगे। धन्यवाद। प्रियंका चोपड़ा बरेली से है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उस बरेलियों में हिंदुओं का क्या हाल है, जरा प्रियंका चोपड़ा मुंह खोले। उस बरेली में हमारे हिंदू बच्चियों का क्या हाल है, मुंह खोले। वहां पर धर्मांधों ने कितना हाहाकार मचा के रखा है, मुंह खोले। ये मुंबई में जहां कर्मभूमि है, उस मुंबई में प्रत्यक्ष दक्षिण दिल्ली में, दक्षिण मुंबई में क्या हाल है, उस मुंबई में भिवंडी में क्या हाल है, उस मुंबई में मुंब्रा में क्या हाल है। प्रियंका बोलो जरा, वहां जाके हिंदू के झोपड़पट्टी में घर में बच्चों को मिलो और फिर यूनिसेफ का ड्रामा करो। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ओम प्रकाश बघेल बल्लभगढ़ सुनपेड़ गांव से बोल रहा हूं। सर मैं ये कहना चाहता हूं, ये 2 पैसे की नचनिया और ये 2 पैसे के इस तरह के लोग जो अपने शरीर को दिखाकर इस तरह की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ ही इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हमें मोदी और मोदी जी की सरकार का बिल्कुल साथ देना चाहिए और हम सब हिंदुओं को एक होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस कांग्रेस ने बनाया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ बहुत सारी खामियां हैं। कोई तो कोर्ट में चला जाता है, अगर रोहिंग्या के बारे में बोलो, कोर्ट से कुछ अजीब तरह के बिल्कुल। इस देश के कोर्ट को ऐसी चीजें सुनने के लिए तो समय है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं के लिए नहीं है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, रोहिंग्या हो, इस मामले में क्या रुख रखता है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आदेश दिया, लेकिन कार्रवाई के लिए पीछे नहीं पड़ा। बाकी मामलों में कमिटियां बनाकर वहां पर लोग बिठाकर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकारें और व्यवस्था अगर बाहर निकाल नहीं पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी व्यवस्था क्यों नहीं बनाता? रोहिंग्याओं के लिए सुनने का टाइम है। रोहिंग्याओं के केसेस को महीनों महीने टांगने के लिए टाइम है। तारीख पे तारीख देकर उनके बच्चे यहां पर बढ़ाने के लिए टाइम है। लेकिन कश्मीरी पंडित जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो कोर्ट कहता है कि मामला ज्यादा पुराना हो गया है, अब उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की व्यवस्था ने इस देश के मूल हिंदुओं के भावनाओं को इतनी आहत पहुंचाई है, इतना अविश्वास निर्माण किया है, और एक प्रकार की इस व्यवस्था के प्रति चिढ़ भी निर्माण की गई है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए।
जी, मैं रवि मिश्रा कानपुर से बात कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रियंका चोपड़ा को अगर रोहिंग्याओं पे इतनी हमदर्दी है तो वो क्यों नहीं 10, 20, 50 रोहिंग्या अपने घर पे ले जाती है, क्योंकि वो तो इतने पैसे वाले भी हैं, वो पाल भी सकते हैं। और रोहिंग्याओं के और कश्मीरी पंडितों की तुलना इसलिए गलत है क्योंकि कश्मीरी पंडित हमारे देश के अपने हैं और रोहिंग्या विदेशी हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के प्रति तो कोई भाव नहीं, लेकिन विदेशियों के प्रति है। और उसको जो बच्चे पालने 5-25 जो आप लेकर आने के लिए बोल रहे हो, भारत के घर में न लेके आए, लंदन में और जो अमेरिका में घर लेके रखे, वहां पर पाले, देखते वहां के देश क्या करने देते हैं। जो यूनिसेफ इनको शांति दूत बना के बांग्लादेश भेज रही है ना, उसका हेडक्वार्टर जिस अमेरिका में है, वहां पर एक रोहिंग्या भी, बालिग भी नहीं, नाबालिग छोटा बच्चा भी नहीं आने दिया है। वो अमेरिका अपने यहां पर शांति के दुकानें खोल के, उसके शटर खोल के ऐसे व्हाइट कबूतर बांग्लादेश की तरफ उड़ा रहा है और उनकी गंध हिंदुस्तान में फैला रहा है। अब्दुल गनी जैसे लोग जब ऐसे प्रियंका का समर्थन करते हैं तो बड़ा दुख होता है। अब्दुल गनी, ये सुरेश जी, जहां तक प्रियंका जी का समर्थन की बात है, तो मैं समर्थन सिर्फ इस बात की कह रहा हूं कि इंसानियत के नाते वो गई हैं, उनको एक जिम्मेदारी मिली तो थी। आपकी इंसानियत हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? नहीं, अगर वो नहीं आई है तो गलत है। क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडितों से भी मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। जहां भी कुछ जुल्म हुआ है मजलूम लोगों से, उन्हें मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिली? अब वो नहीं मिली, उनका जाति मामला नहीं, गलत किया। दोबारा वही जवाब, कश्मीरी पंडितों से मिलने में जाति मामला है, गलत किया, और गलत किया। रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को मिलने में चैनल के माध्यम से मिलने जाए, उनको जब खबर होगी कि आपके, तो चल मिलने के जाए। बिल्कुल। हिंदुस्तान में लादेन का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने वालों की फौज खड़ी बात करते हैं। कैसे ये रोहिंग्या हिंदुस्तान में लादेन के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें? देखिए, लादेन का कैसे लादेन का एजेंडा तैयार हो रहा है भारत में। बौद्धों के हत्यारे अब भारतीयों की हत्या को तैयार हैं। कौन है भारत में लादेन के एजेंडे का समर्थक? भारत में करीब 4 लाख रोहिंग्या घुस आए हैं, हमारे देश में ही हैं। हमारे ही लोगों को बेदखल कर दिया है, हमारे लोगों का रोजगार छीन लिया है। हमारे ही देश के कई नेता रोहिंग्याओं के साथ खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की वकालत की है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने हजारों बौद्धों के कातिलों को बसा दिया है। जम्मू के लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल करने की तैयारी कर दी है फारूक अब्दुल्ला ने। भारत के अलग अलग राज्यों में जिहादियों को बसाया जा रहा है। साजिश के तहत ये जिहादी भारत के कोने कोने में आतंकियों को तैयार कर रहे हैं। आतंकियों की विचारधारा को खड़ा कर दिया है। देश के हर कोने में, देश के कोने कोने में कट्टरपंथी पहुंच गए हैं। जिहादी मदरसों के जरिए कट्टर विचारधारा खड़ी हो रही है। जामा मस्जिद का इमाम बौद्धों के कातिलों के साथ खड़ा हो गया है। बौद्धों के कातिलों के लिए सभी मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिखी है बुखारी ने। वहीं भारत के कुछ नेता वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं के साथ खड़े हो गए हैं। हमें लगता है कि इस पूरे मामले पर गहन मंत्रणा की आवश्यकता है और भारत सरकार को सभी दलों को बुलाकर और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब खड़े क्यों नहीं हो जनाब? सभी जानते हैं इनके वोट इन्हें ही मिलेंगे। ये नेता वोट के लिए देश की सुरक्षा को ही तार तार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से साधारण बयान आ रहे हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर, नो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नो अदर कंट्री कैन एक्यूज इंडिया ऑफ इंटॉलरेंट और डीलिंग विद Rohingyas in a very inhuman manner. They are illegal immigrants in India. Deportation has to be through a legal process. We are not going to use force to throw out anybody. So such image were painted as if we are very inhuman. We are not. In fact, no other country has accepted as much refugees as India has accepted. जब भारत में ही आतंकियों के समर्थक हो, जब भारत में ही जिहादियों को बसाने के गुनहगार हो, तो कौन रोक सकता है भारत में लादेन का एजेंडा सेट करने में?
भारत तो पहले से ही आतंकियों का घर बन गया है, क्योंकि देश की कांग्रेस सरकार ने वोट के लिए आतंकियों को पाला। वोट के लिए आतंकियों की शहादत पर रोए कांग्रेसी नेता। ऐसे में भारत के लोगों को आगे आना होगा, देश को आतंकियों के पनाहगाह बनने से बचाना होगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं तो जो बौद्धों के साथ हुआ जल्दी ही हमारे साथ होने जा रहा है। हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची अधिकारी जुड़ी हुई है। प्राची, क्या कहेंगी प्रियंका चोपड़ा के इस नकली प्रेम पर? देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तो प्रियंका चोपड़ा को बहुत शर्म आनी चाहिए। वो पहले सीरिया गई, ठीक है, आप यूएन के एम्बेसडर हैं, तो आप एक ही जाति विशेष या समुदाय विशेष को लेकर ही अपना प्रेम दिखाते हैं। ये सबसे बहुत शर्मनाक वाकया था। अब प्रियंका चोपड़ा जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि वो हमारे भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, जो कई हिंदुओं का कत्ले आम करके यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान में आ बसे हैं, जिनको बसाया नहीं किया, वो कब्जाने के लिए आए हैं, उनको जाके वो दर्द बांटती हैं। क्या उन्होंने कभी दर्द बांटा उन फैमिलीज का जो जिनके लोग ये मार के गाड़ के आए हैं? ये कर क्या रही है? हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है? किस तरह का माहौल क्रिएट करा जा रहा है? आप देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, देखा जा रहा है कि कई लोग, कई ऐसे सफोले हैं जो साफ हैं, जो सोसाइटी के, वो उठ के आ रहे हैं। उनका जो हिंदू प्रेम है, जब हिंदू बात करेगा किसी बात की तो वो हो जाता है सांप्रदायिक, लेकिन जब ये लोग अपना प्रेम किसी ये मुसलमानों के लिए दिखाते हैं तब ये हो जाता है कि भाई हिंदू सेकुलर है। तो क्या हिंदू को झूठा सेकुलर अलापना या अपने हकों की बात करना, ये दोनों गलत हो जाता है? मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। प्राची, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हिंदुस्तान के बॉलीवुड में काम करने के लिए कुछ शर्तें होती है, वैसे हॉलीवुड में काम करने के शर्तों के तहत तो नहीं है प्रियंका कर रही है? देखिए, ये तो एक, मुझे लगता है ये अपना प्रोपेगेंडा ये सोच रही है ऐसे करके इनको नोबेल प्राइज ना मिल जाए। मुझे लगता है ये अपने ही घर में बेघर ना हो जाए। इस तरह की हरकत अगर आप अपने घर को लुटवा के और परायों को आप बसाने चले हैं तो इससे ये शर्मनाक बात नहीं, इनके ऊपर थूकने वाली बात है। लालच है ऐसे लोगों को जो अपना जमीन इतना बेच लेते हैं किसी अवार्ड के लिए, काम के लिए, अपनी माँ बहनें बेच के अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो मुझे लगता है सबसे शर्मनाक बात है। और मुझे लगता था कि प्रियंका की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है कि वो एक ठाकरे परिवार ने एक रोड बनाई, लेकिन अब मुझे शर्म आता है इनकी परवरिश पे कि इनकी सोच ऐसी है कि जिन लोगों ने इतने 40 से 90 हिंदुओं का कत्लेआम करा, उन रोहिंग्या को जाके ये वहाँ पर एक व्यक्ति की बात है प्राची, अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ है, लाखों। प्रियंका चोपड़ा कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करती? कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करती है, ये बताइए। इनको, इन लोगों का जो यूएन है या ह्यूमन राइट्स है, क्या हिंदुओं के लिए मर गया है? क्या बौद्धों के लिए मर गया है? इनको कोई और लोग नहीं दिखाई देते? क्रिश्चियन लोगों को भी मारा जाता है, कत्ले आम होता है, बोको हराम में 300 लड़कियों को अबडक्ट करा जाता है, उनको इस्लाम कबूला जाता है। तो क्या किसी गैर मुसलमान के लिए यूएन और ह्यूमन राइट्स है ही नहीं? आपको सुरेश जी, ये मुझे लगता है इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए चैनल के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, कि यूएन जो है कि आज क्रिश्चियन कंट्रियां कहने लग गई हैं कि जो मेरे वहाँ पर पत्रकार दोस्त हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि यूएन जो है अब कुछ जिहादी तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है, उनको पोषण पाल रहा है, इसलिए वो उन्हीं की बात सुन रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ऐसी संस्था है जिनके नाम दिखने के लिए तो बड़े लुभावने हैं, लेकिन पैसों के प्रभाव पर कौन देश, कौन वंश, कौन धर्म डोनेशन देकर क्या बुलवा ले, बाजार खुला है, कोई भी खरीद सकता है। अब्दुल गनी, जहां तक प्राची जी की बात है, ये तो उनका अपना परसेप्शन है, अपनी इनकी सोच है। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया का एक जिम्मेदार इदारा है और वह उस पर इल्जाम लगा रही है कि ये आतंकियों का गढ़ बन रहा है और आतंकवादी उसे चला रही है, बहुत गलत बात है। आप लोग भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं, जरा ध्यान रखना।
नहीं, जहाँ तक यूनाइटेड नेशन की बात है उससे गलतियां हो सकती है। हाँ, मतलब आपके बारे में हो तो गलतियां हो और दूसरे के बारे में हो तो अच्छा ही हो। वहाँ तक पहुँच गए, ये सब गलत है कि वहाँ तक म्यांमार में जो आप 99 हिंदू जो मारे गए, बहुत मतलब गलत बात है। 99 हिंदू तो एक रोहिंग्या नहीं मारे, ऐसे हजारों मारे हैं। ये जो है ये बहुत जो है हजारों मुसलमानों को मार दिए, इस पे आप लोग को दुख नहीं होता है? मैं तो कहता हूँ इंसान नहीं, कुत्ते का बच्चा भी नहीं मरना चाहिए। तो कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन रोना केवल एक धर्म के बच्चों के लिए ही क्यों, ये हमारा सवाल है। नहीं, रोना नहीं, ये गलत है। अगर प्रियंका चोपड़ा को थोड़ा सा यहाँ पे हिंदुस्तान में भी जो होता है कश्मीरी पंडितों के पास जाना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए। और मैं इस देश के तमाम हिंदू संगठनों को कहता हूँ कि आखिर कोई और कुछ नहीं कर रहा है, यूनाइटेड नेशन नहीं करेगा, दूसरा ईसाई मुल्क और इस्लामी मुल्क क्यों करे, लेकिन हिंदुस्तान कुछ क्यों नहीं करे? क्यों नहीं हम अपने सरकार को कहें कि जो रोहिंग्या के द्वारा पीड़ित हिंदू है म्यांमार और बांग्लादेश में, उनके लिए कुछ करे। और मैं तो हमेशा केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता हूं। मैं राष्ट्र निर्माण संस्था की तरफ से भारत सरकार को आग्रह करता हूं, आपको आग्रह करता हूं, राष्ट्र निर्माण ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को जो पीड़ित है रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा, राहत पहुंचाना चाहती है, मदद पहुंचाना चाहती है। मैं इस लाइव शो से अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाले म्यांमार और बांग्लादेश सरकार को अपील करता हूं वीजा की। मैं वहां जाना चाहता हूं, रखाइन में मैं जाना चाहता हूं, जिस कॉक्स बाजार में हिंदुओं के लिए भी तो टेंट लगे हैं, उसके 1 किलोमीटर दूर पर रोहिंग्या मुसलमान को लगे टेंट में प्रियंका जाती है, लेकिन उसके बगल के 1 किलोमीटर दूर पर लगे हिंदुओं के टेंट में, राहत शिविरों में नहीं जाती। मैं वहां जाना चाहता हूं। आप में से जो मेरे साथ आना चाहता है, मदद इस विषय के लिए करना चाहता है, और राष्ट्र निर्माण को सहयोग करे, आपका सहयोग हम रोहिंग्या द्वारा प्रताड़ित हिंदुओं तक पहुंचाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, ये जैसे कश्मीर में अभी 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, उसमें एक भी बंदा हिंदू को नहीं था। इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं चाहिए? बताइए सर। बिल्कुल। दूसरा एक जैसे अल्पसंख्यक की जब बात होती है तो भारत में ऐसे 8 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और उस पे कोई भी सरकार, कोई भी नेता और कोई भी अभिनेता कोई भी उस पे मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं होता जी। बिल्कुल। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण का लंबा षड्यंत्र है और आईएसआई इसका उपयोग बड़े खूबी करती है। जैसे ही रोहिंग्या समस्या उत्पन्न हुई, दुनिया के किसी भी मुसलमान देश ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को आश्रय नहीं दिया। ऐसे में आईएस ने हिंदुस्तान के खिलाफ इस रोहिंग्या बॉम्ब को यूज करने का प्लान किया। कैसे, देखिए। आईएसआई के गुर्गे बौद्धों के कातिल, बौद्धों के हत्यारे अब भारत को सुलगाना चाहते हैं। भारत के कई इलाकों पर अवैध कब्जे हैं बौद्धों के हत्यारों के। रोहिंग्या को भारत में बसाने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। कहां कितने रोहिंग्याओं को बसाना है, आईएसआई ये बताती है। फिर इन रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से लाकर भारत में ट्रेन का टिकट देकर अपनी जगह पहुंचा दिया जाता है। जी हां, इस बात की तस्दीक पहले ही हमारे खुफिया एजेंसियां कर चुकी हैं। सऊदी बेस्ड गल्फ रोहिंग्या काउंसिल, जो लश्कर तैयबा और आईएसआई से कनेक्टेड है, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ला रही है। भारत के ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है जहां से हिंदुओं को आसानी से डराकर भगाया जा सके। जम्मू में रोहिंग्या सबसे ज्यादा इसलिए बसाए गए क्योंकि यहां हिंदुओं की आबादी अधिक है। हिंदुओं को जम्मू से भगाने के लिए रोहिंग्या तत्वों को इस्लामिक रेडिकल्स बनाया गया। रोहिंग्याओं की इन बस्तियों में हर गैर कानूनी धंधे को चलाया जाता है। ऐसे में उस पूरे इलाके पर रोहिंग्याओं का अधिकार हो गया है। कोई भी भारतीय इन क्षेत्रों में दखल नहीं दे सकता, यहाँ तक कि पुलिस को भी जाने में डर लगता है। वहीं पाकिस्तान में एक भी रोहिंग्या को नहीं बसाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की दोगुनी नीति सामने आ गई है। पहले पूर्वी पाकिस्तान में भी रोहिंग्याओं को पाकिस्तान ने नहीं घुसने दिया था, वहीं अब भी पश्चिमी पाकिस्तान में रोहिंग्याओं को नहीं घुसने दिया जा रहा है।
क्या कहना है अब्दुल गनी? हिंदुस्तान में कम से कम पाकिस्तान के ISI का इतना हस्तक्षेप है, यह तो स्वीकार करो। नहीं, ये बताइए कि अगर ISI जो हस्तक्षेप है तो हिंदुस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? ये तो गलत है, हस्तक्षेप बिल्कुल गलत है। लेकिन हिंदुस्तान की मतलब हस्तक्षेप ये स्वीकार करते हो ना? हाँ, है हस्तक्षेप है, लेकिन भाई हमारी एजेंसी क्या कर देश रही के है? गद्दार उनके मोहरे बनकर इस देश को उल्टा डंक मार रहे हैं, स्वीकार करते हो ना? ISI के इतना हस्तक्षेप नहीं होता तो इस तरह के हादसा नहीं होते। ये हादसा नहीं, हमले हैं। हाँ, जो भी आप कह ले, हादसा मतलब एक्सीडेंट होता है। हाँ। ये षड्यंत्र है, हमला है, युद्ध है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ की एजेंसीज क्या कर रही है? हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च होता है मंथली उन पर भी, लेकिन उस एक भी इसको डिस्क्लोज नहीं करते, उससे पर्दा नहीं उठाते। आखिर क्यों? जब बड़ा हादसा हो जाता है तब उसके बाद पर्दा उठाते हैं। मैं इससे सहमत हूँ। मैं आपसे किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे पर सहमत हूं कि इस देश की एजेंसियां आखिर क्या करती है। आखिर क्यों नहीं इन गद्दारों को दुनिया के सामने लाती? क्यों नहीं उनको बेनकाब करती? क्यों नहीं उनके चेहरों को लोगों के सामने लाया जाता? मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में आर्थिक भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को नंगा किया है। मैं इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को आह्वान करता हूं, इस देश में देशभक्ति का भ्रष्टाचार करने, देशद्रोह करने वाले लोगों को भी सामने लाया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि अब्दुल गनी साहब जो बोल रहे हैं, मैं एक चीज बतला दूं। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके आ रहे थे भारत पे विजय करने के लिए, तो ये रोहिंग्या मुसलमान जो है अंग्रेजों का साथ दिए थे, जापानियों का साथ नहीं दिए थे। पहली बात, ऐतिहासिक चीज मैं बता देता हूँ, पहले से ही गद्दार रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि मैं एक चीज बतला दूं कि आज इस्लाम, मुसलमान और एक कठमुल्ले, ये तीन विभागों में अगर देखा जाए तो मोहम्मद साहब के मरने के बाद से ही अरबी जो है संस्कृत, जो कठमुल्लों की संस्कृत थी, वो इस्लाम पे हावी हो गई और उसका हर्जाना हम हिंदुओं को भुगतना पड़ा। वो तो मुसलमान भी हर्जाना भुगत रहे हैं। नहीं, मुसलमान जो भुगत रहे हैं इस्लामिक देशों में। लेकिन कुछ लोगों को भुगतने में आनंद मिल रहा है और वो उसी को धर्म समझ रहे हैं। मैं एक चीज मैं आपको बतला दूं, देखिए आज चाइना में कितना ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। रोजे के समय उनको शराब पिलाया जाता है, समझ गए, मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। आपने देखा है किसी मुसलमान को कि जाके जैसे बर्मा के काउंसिलेट के सामने प्रदर्शन किया, चाइनीज काउंसिलेट के सामने आपने देखा है कभी प्रदर्शन करते हुए? क्योंकि पाकिस्तान आका के तरफ से आदेश नहीं है। आप संजय जी लाइन पे रहिए, आपके साथ अब्दुल गनी कुछ बोलना चाहते हैं। संजय जी लाइन पे रहिए। अब्दुल गनी बोलिए। संजय जी, आपने जहां तक कहा वो ठीक है, तारीख का हिस्सा है कि वो क्या बोलते साथ नहीं दिया उस वक्त क्या सिनारियो हो। लेकिन आपने सही कहा है, बहुत बड़ी बात है कि चाइना एम्बेसीज पे, चाइना में इतना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है कि वहाँ नमाज पे पाबंदी है, अजान पे पाबंदी है, रोजे पे पाबंदी है, लेकिन कोई भी मुस्लिम तंजीम यहाँ की, हिंदुस्तान की या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चाइना एम्बेसी जाके प्रदर्शन नहीं करते। ये कहाँ गए ऐसे? आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका है? नहीं रोका नहीं। आप तो हिंदुस्तान भर इतने घूमते, इतनी सभाएं करते, इतने मुसलमान आपके साथ जुड़े हुए, क्यों नहीं आपने चाइना के सामने? मैं आपके सुदर्शन टीवी के माध्यम से कहता हूँ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को। मैं आपको बता दूं, चाइना जब इस्लाम प्रारंभ हुआ उसी समय हमारे केरल के मेथाल में एक जुमा मस्जिद बनाई गई। 712 में भी एक आक्रमण होता है उसका, मीर कासिम का जो है, जो हिंदू औरतों को जबरदस्ती बलात्कार करता है, मारता है। सुनिए, अब उसके बाद आप देखिए तैमूर लंग से लेके परंपरा चली आ रही है, करोड़ों हिंदुओं का जो है कत्लेआम करके नरमुंड उसका लगा के वहाँ पे जो है नमाज अदा करता है। नहीं, सब गलत बात है, सब गलत है। आप साबित कर दीजिए मेरे भाई, आप साबित कीजिए। इनको इतिहास साबित करके लीजिए। औरंगजेब अपने एक जो उसके एक लेखक थे जो उस समय उन्होंने डिटेल लिखा था, उनका नाम था साकिब जी। उन्होंने मोहम्मद एक किताब में लिखा है कि जो है ये जो है जो जजिया का टैक्स लगाया इसने जो है, तो इसने जजिया का टैक्स लगाया मध्यम हिंदुओं के ऊपर, जो नीचे स्तर के हिंदू थे, और जो ऊपर क्लास के हिंदू, 15 रुपए ऊपर क्लास के हिंदुओं के ऊपर जजिया का टैक्स था।
इसने आदेश दिया 1669 में कि जो है कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त कर दिया जाए। जामा मस्जिद के अंदर जितनी भी मूर्तियां लगी हैं, कृष्ण जन्मभूमि की मूर्तियां लगी हैं। ये अपने खुद जब मरने लगा जो है तो इसने खुद लिखा हुआ है कि मैंने बहुत गलत गंदा काम किया। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए कितना चालाक इस्लाम है, ये कठमुल्ले कितने चालाक हैं। फिर ये आ जाइए, आप जिन्ना को देख लीजिए। जिन्ना जो है, जिन्ना ने देश का विभाजन कराया, वो सुअर खाने वाला आदमी 1930 में उसको जो है लाहौर में उसको मंच से उतार के जो है मुसलमानों ने उसके मुंह में काली पोत दिया था। वो पुंजलाल हिंदू का बेटा था जो है, समझ गए। ये चालाक इस्लाम है और अभी भी चालाक इस्लाम चल रहा है इस देश के अंदर, और ये देश के लिए बहुत भाई आप खतरनाक इस्लाम का है। सही से मुताला कीजिए। ये चालाक इस्लाम है, ये बेवकूफ इस्लाम कठमुल्लों है। के बारे में बोला जा रहा है, समझिएगा। जरा सुनिए। समझे अब्दुल गनी, ये कठमुल्लों के बारे में बोला जा रहा है। नहीं तो भाई ये चलाक इस्लाम और चलिए बुद्धू इस्लाम सर, क्या होता है? धन्यवाद। किसी संजय मजहब के उपाध्याय साथ जी चलाक है, कलकत्ता से बुद्धू हमारे क्या साथ होती है? जुड़े थे। अब्दुल गनी जैसे लोग क्या भूमिका लेनी है, इस भूमिका लेने के पहले ही ये समस्या के साथ खड़े हो जाते हैं जो इस्लाम को भी डुबो लेने वाली है और हिंदुस्तान का भी नुकसान कर लेने वाली। अभी तो जागिए, आपका धर्म का भी जिसने नुकसान किया। इस्लाम एक पहले दिन से गालिब है और क्यामत तक गालिब रहेगा। सबसे ऊपर इस्लाम था और इस्लाम हमेशा रहेगा। यही तो एक हिंदू में और एक मुसलमान में फर्क है। मैं कहता हूं कि सब बराबर है और मुसलमान कहता है कि इस्लाम सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि सारे दुनिया के लोगों का मजहब इस्लाम है। यही तो फर्क है। ये अलग बात है, कोई ये माने या ना माने। मुझे जब मैं बोलता हूं तो कटु बोलता हूं, बोलने वाले जरा ऐसे मुसलमानों के शब्दों को सुनकर अपनी भूमिका जल्दी तय कर ले, नहीं तो एक दिन भी आपको भी सुन्नत करनी पड़ेगी। प्रियंका चोपड़ा जैसे इस देश के तमाम तथाकथित सेलिब्रिटियों ने इस देश को भ्रमित करने का मौका कभी नहीं गवा। इस देश में पैसों से खरीदे जाने वाले लोग इस देश के जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तब मेरे जैसा पत्रकार खड़ा होकर इनके खिलाफ बोलता है। मैंने कल एक कार्यक्रम में जिसमें मीडिया के कई लोग मुझे मिले थे, मैंने कहा कि प्रियंका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। उनमें से कई लोगों ने कहा क्या है सुरेश जी, उसकी फिल्में आती रहती है, हमको इंटरव्यू करना पड़ता है, उसके इंटरव्यू पे टीआरपी मिलती है, हमारे कॉन्क्लेव में उसको बुलाना पड़ता है, अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई है, कभी कभी कुछ खबरों को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन सुदर्शन और सुरेश चौहान के इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ बोलता था, बोलता है और बोलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।